प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सत्र में हमने दहेज प्रथा के कारणों के संबंध में चर्चा की और मैंने आपको यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किस प्रकार प्रथाएं शक्तिशाली होती है। लड़के के माता पिता द्वारा अच्छे वर्ग को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, अंतर्विवाह की परंपरा, अनुलोम विवाह की स्थितियां दहेज प्रथा की निरंतरता में सहायक हुई। मैंने एक सामान्य बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया कि लड़के के परिवार वाले एक तर्क यह भी देते हैं कि वे दहेज इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लड़की के विवाह में दहेज देना है। यह एक दुष्चक्र की स्थिति का तर्क है जिसने दहेज प्रथा को मजबूत बनाया है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि दहेज प्रथा ने समाज में क्या परिणाम दिए, इसके क्या परिणाम समाज में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। पहले परिणाम की बात आपसे कर रहा हूँ, आर्थिक तंगी और ऋणग्रस्तता। दहेज प्रथा ने मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न की है। ऐसे परिवारों की बचत विवाह के साथ दहेज के लिए अपर्याप्त होती है। इस कारण दहेज की व्यवस्था वे कर्ज लेकर करते हैं। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि अधिक दहेज की मांग करने वाले परिवार अपनी झूठी प्रतिष्ठा और सम्मान के चक्कर में स्वयं भी अधिक खर्च करते हैं और ऋणग्रस्तता के शिकार हो जाते हैं। इन दोनों बातों में से पहली बात तो बहुत ही सामान्य स्तर की है, जिससे लगभग सभी परिचित हैं। वे परिवार जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, बहुत अधिक संपन्न हैं, धनाढ्य हैं, उनके लिए दहेज देना एक समस्या नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण की बात मैं कर रहा हूँ। किंतु मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार के पास आय के साधन सीमित होते हैं। उन सीमित साधनों के अंतर्गत उनको अपने परिवार को चलाना है, बच्चों को शिक्षित करना है, सभी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है। निम्न वर्गीय परिवार तो यह काम भी बहुत कठिनता से कर पाते हैं। और ऐसे परिवारों में जब लड़की का विवाह हो और उसके लिए दहेज की व्यवस्था करनी हो तो माता पिता के पास एक ही तरीका बचता है कि वे इसके लिए उधार पैसा ले, ऋण ले, और उस ऋण से उनका जीवन कई बार नरक बन जाता है। वे ऋणग्रस्तता से के शिकार हो जाते हैं। जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो नौकरियों में हैं, वे अपने पीएफ का पैसा लेते हैं और पैसा जो मिल सकता है सरकार से ऋण के रूप में वे प्राप्त करते हैं। किंतु जो ऐसे व्यवसायों में नहीं है, वे साहूकारों से पैसा लेते हैं, परिचितों से पैसा लेते हैं, ब्याज की दर ऊंची होने पर भी पैसा लेते हैं और अपनी लड़की में दहेज की व्यवस्था करते हैं। अब एक विवाह से जो ऋण उन्होंने लिया उस पर ब्याज और उस कर्ज का भुगतान कई बार ताउम्र उनके लिए समस्या पैदा कर देता है। और यदि परिवार में लड़कियों की संख्या एक से ज़्यादा है तब तो यह स्थिति और भी कठिन बन जाती है।
तो आर्थिक दृष्टि से दहेज मध्यम वर्गीय परिवारों को और निम्न स्तरीय परिवारों को लगभग तोड़ देता है। ये तो बात लगभग सभी जानते हैं, स्वीकार करते हैं, सभी लोगों ने अनुभव भी किया है। दूसरी बात बहुत रुचिकर है। जो लड़के के परिवार वाले हैं वे भी बहुत संपन्न नहीं हैं, बहुत अधिक पैसा उनके पास भी नहीं है। वे दहेज को स्वीकार करते हैं, दहेज की मांग रखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अपने लड़के के विवाह में अपनी शान को दिखाने के लिए, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने कितनी शानदार शादी की, अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए वे स्वयं भी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक खर्च करते हैं, जितना पैसा है उससे अधिक खर्च करते हैं। एक और मजबूरी है ऋण लेने की, दूसरी ओर झूठी शान, प्रतिष्ठा और सम्मान को दिखाने के लिए वे भी ऋण लेते हैं। दोनों ही परिवारों के लिए मैं फिर आपसे रिपीट करूँगा कि धनाढ्य लोगों के लिए ये समस्या नहीं है, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के लिए ये सीरियस प्रॉब्लम है। दूसरा परिणाम जो कि बहुत ही अरुचिकर है, जो बहुत ही हल्के स्तर का है, वह है बेमेल विवाह। जब लड़की के माता पिता दहेज देने में असमर्थ होते हैं तो वे दहेज के अभाव में बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने में असमर्थ हो जाते हैं। बाध्य होकर वे लड़की का विवाह अधिक आयु के पुरुष के साथ, जो कि दहेज के बिना विवाह करने को तैयार होता है, उसके साथ कर देते। लड़की वाले ऐसे लड़कों के साथ भी विवाह करने को तैयार हो जाते हैं जिनमें कोई कमी हो। बहुत ही संक्षेप में आपको स्पष्ट करूं, बेमेल विवाह वह जिसमें लड़के और लड़की की उम्र में सार्थक अंतर। ऐसे बेमेल विवाह पहले बहुत अधिक दृष्टिगत होते थे, आज भी दृष्टिगत होते हैं और इसका एक कारण दहेज प्रथा है। जब लड़की के माता पिता या अभिभावक अपनी लड़की का विवाह एक अच्छे घराने में और एक अच्छी सामाजिक परिस्थिति के लड़के के साथ करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो अपने को नीचे के स्तर पे लाते कि भी ऐसा मिल जाए जहाँ दहेज कम देना पड़े। जब ऐसा भी नहीं मिलता है वे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लड़की को कुंवारी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। समाज की दृष्टि में वे बहुत हीन दृष्टि से देखे जाते हैं। तो लड़की के माता पिता क्या करते हैं कि उससे तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक उम्र का लड़का है, उससे भी वे अपनी लड़की का विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार का बेमेल विवाह कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार की भावनात्मक समस्याओं को जन्म देता है। एक पक्ष और भी है, बेमेल विवाह के अतिरिक्त यह भी कई बार दृष्टिगत होता है कि लड़की वाले बहुत गरीब है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है, दहेज नहीं कर सकते हैं। वे लड़के जिनमें कोई कमी है, जैसे मान लीजिए कि शारीरिक अपंगता है, वे अपनी लड़की का विवाह उसके साथ करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो हर हालत में अपनी लड़की का विवाह करना है। ऐसी परिस्थितियाँ जब मजबूरी में की जाए तो वे समाज के लिए घातक होती है, लड़की के लिए घातक होती है। तीसरी बात, बाल विवाह। ऐसा माना जाता रहा है कि दहेज से बचने के लिए
माता पिता अपनी बेटी का विवाह बाल्यकाल में ही कर देते थे। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक बुराई यानी दहेज, दूसरी बुराई यानी बाल विवाह को बढ़ावा देती है। वैवाहिक आयु में निरंतर वृद्धि हुई है, आज भी वृद्धि हो रही है। सामाजिक अधिनियम बाल विवाह के विपरीत है। जनमत भी कुछ अंशों तक बाल विवाह के विपरीत खड़ा है, किंतु उस समय की बात करें जबकि इतनी जन चेतना नहीं थी, बाल विवाह का इतना विरोध नहीं था उस समय, और आज भी विशेषकर आप ग्रामीण समुदायों में चले जाएं, अपेक्षाकृत छोटी जातियों में चले जाएं, निम्न जातियों में चले जाएं, तो उनमें बाल विवाह की परंपरा आज भी दृष्टिगत होती है। बाल विवाह अपने आप में एक प्रथा रही है, बहुत शक्तिशाली रही है, इस कारण विद्यमान है, इसमें दो राय नहीं है। किंतु इसका एक कारण यह भी रहा है कि बाल विवाह जब होते हैं तो उसमें जो दहेज लिया और दिया जाता है उसकी मात्रा सार्थक रूप से कम होती है। लड़की के परिवार पर लड़के के परिवार वालों का बहुत अधिक दबाव औपचारिक या अनौपचारिक रूप से नहीं होता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि माता पिता अपना विवाह, अपनी बच्ची का विवाह कम उम्र में कर देते हैं ताकि आगे चलकर इस देश की कुरीति का सामना उनको नहीं करना पड़े। इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बुराई यानी दहेज ने दूसरी बुराई को बढ़ावा दिया और वह है बाल विवाह। एक अन्य परिणाम लड़कियों पर भावनात्मक आघात, इमोशनल अफेक्ट, इमोशनल टॉर्चर। जब दहेज के कारण लड़की का विवाह नहीं हो पाता है तो उसमें निराशा और कुंठा की भावनाएं पनपती है। उसमें आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा की कमी, शंकाएं और निर्णय की स्थितियां बनने लगती है। लड़की में हीन भावना का विकास होता है। लड़की स्वयं और परिवार वाले निराशा, मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। अभी तक मैं आपसे उन परिणामों की चर्चा कर रहा था जो कि दहेज लेने और देने के कारण समाज में दृष्टिगत होते हैं। मैं आपका ध्यान उस स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें दहेज के अभाव में, दहेज देने का सामर्थ्य न होने के कारण लड़की के माता पिता उसका विवाह नहीं कर पाते हैं, समय पर नहीं कर पाते हैं। वे अनिर्णय की स्थिति में लगातार बने रहते हैं। हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि लड़की की शादी न होने पर जो निराशा की भावना है, जो कुंठा की भावना है, जो डिप्रेशन है, वो केवल माता पिता में होता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारी भूल होगी। लड़की स्वयं इन कुप्रभावों से ग्रसित हो जाती है। लड़की को बार बार लड़का आकर देखता है विवाह के लिए, सगाई के लिए, बार बार उसका रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन के वैलिड ग्राउंड नहीं होते हैं, कई बैकग्राउंड में दहेज भी एक कारण होता है। लड़की वैवाहिक आयु से और अधिक बड़ी हो जाती है, निरंतर बढ़ती जाती है। वह परिवार में देखती है कि माता पिता निरंतर उसको लेकर चिंतित है। उसके परिवार के लिए वह एक समस्या बन चुकी है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? उसका खुद का ब्रेकडाउन इमोशनल लेवल पर, उसमें
आत्मविश्वास की कमी आने लगती है, उसमें महत्वाकांक्षा की कमी आने लगती है, वह शंकाओं से ग्रसित हो जाती है, उसमें अनिर्णय की भावना बन जाती है, यानी उसके व्यक्तित्व का बहुत तेज़ी के साथ और बहुत गहरे स्तर पर आघात पहुंचता है। ऐसी लड़कियां निराशा, मानसिक तनाव की शिकार हो जाती है और कई बार ऐसे निर्णय कर लेती हैं जो कि वास्तव में बहुत पीड़ादायक होते हैं, जिनकी की अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है। तो आर्थिक रूप से ऋणग्रस्तता, तनाव वो अपनी जगह है। ये मानसिक स्तर पर माता पिता और लड़कियों के साथ जो इमोशनल ट्रॉमा है, परेशानी है, ये बहुत अधिक होती है। लगभग इसी से मिलता जुलता एक अन्य कारण है और वह कारण है महिला अत्याचार। यदि विवाह के समय दिए गए दहेज से वर या उसके परिवार के सदस्य असंतुष्ट हो तो इसका सीधा प्रभाव लड़की पर पड़ता है। ससुराल में उसके साथ हिंसा, अत्याचार, दुर्व्यवहार किया जाता है। महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दहेज के कारण आत्महत्या, महिलाओं को जलाने जैसे अपराध भी देखने को मिलते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि महिला शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होने पर आत्महत्या भी कर लेती है। यह एक बहुत ही ज्वलंत समस्या रही है दहेज को लेकर। वे परिवार जिनमें दहेज लिया गया और दिया गया, उनमें भी आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। वे परिवार जिनमें दहेज कम मात्रा में दिया गया, उसमें भी आपको ऐसी स्थितियां दृष्टिगत होती है। और ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे जब आप समाज पर दृष्टिपात करेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में दहेज लिया और दिया गया, किंतु इसके बावजूद उस लड़की पर परिवार में दहेज को लेकर अत्याचार किए गए। लड़के के परिवार वाले या दामाद विवाह के बाद निरंतर पैसे की मांग करते हैं, उपहारों की मांग करते हैं, जैसे दामाद के लिए गाड़ी दिला दो, दामाद के लिए मोटरसाइकिल दिला दो, या तुम अपने पियर से यह लेकर आ जाओ, वह लेकर आ जाओ। ऐसी मांग निरंतर बनी रहती है। लड़की के माता पिता जहाँ तक संभव हो इन मांगों से समायोजन भी करते हैं, एडजस्टमेंट भी करते हैं, न चाहते हुए भी अपनी सीमा से बाहर जाकर उसकी व्यवस्था भी करते हैं, किंतु ये मांग कभी कम नहीं होते। और ऐसा होने पर इसका सीधा परिणाम होता है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में आप देखें, लड़की को अपने ससुराल वालों के द्वारा बात बात पर ताने देना, उसकी बेइज्जती करना, उसके माँ बाप को गालियाँ देना, उनके पियर वालों के लिए अंट शंट बोलना, ये सभी तरह के अत्याचार देखने को मिलते हैं। बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बात केवल उलाहने तक सीमित नहीं है, फिजिकल असॉल्ट किए जाते हैं। लड़कियों के साथ मार पीट की जाती है, उनके साथ शारीरिक अत्याचार किए जाते हैं। और इसकी सीमा अगर आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखें दहेज के बारे में, तो आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कितनी मात्रा में दहेज हत्याएं हुई, कितनी मात्रा में डोमेस्टिक वायलेंस के केस आए, जबकि वास्तव में जितना होता है उससे बहुत कम स्पष्ट रूप से सामने आ पाता है। ऐसी परिस्थितियां, महिलाओं पर जो अत्याचार है वह केवल भौतिक पक्ष तक सीमित नहीं है,
उनके मानसिक आयाम को, उनके सोच को, उनके व्यवहार को, उसकी लगभग जितनी भी मानसिक अवस्थाएं हैं उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और कई बार लड़कियां परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेती है। यह एक बहुत ही विभत्स परिणाम है। तो हमने मोटे मोटे कारणों की चर्चा की जो कि दहेज के परिणाम के रूप में हमको व्यापक रूप से दृष्टिगत होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रथा के जब इतने दुष्परिणाम हैं, यह प्रथा सैद्धांतिक रूप से किसी भी प्रकार से सही नहीं मानी जा सकती है, तो इसको समाप्त क्यों नहीं किया गया, इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन क्यों नहीं हुआ। अब हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि दहेज प्रथा के उन्मूलन के क्या प्रयास किए गए वैधानिक स्तर पर और अनौपचारिक स्तर पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति के रूप में विद्यमान था और ऐसा माना जाता था कि इसका उन्मूलन आवश्यक है। इसकी भयावहता को दृष्टिगत रखते हुए कई समाज सुधारकों ने इसके विरोध में आवाज़ बुलंद की। राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और यहाँ तक कि गांधी जी ने भी दहेज प्रथा का तीव्र विरोध किया। मैं अभी बात को यहीं रोक रहा हूँ। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस के पहले भी, स्वतंत्रता के पहले भी इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जबकि ऐसा प्रयास नहीं था जिसको कि बहुत ही गंभीर प्रयास माना जाए। बहुत ही तीव्र विरोध नहीं हुआ, पर विरोध निश्चित रूप से हुआ और विरोध करने वालों में राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी के नाम उल्लेखनीय है। मैंने बात को बीच में इसलिए रोका कि महात्मा गांधी ने इसके बारे में जो लिखा वो इसकी भयावहता को प्रकट करता है। गांधी जी ने लिखा कि हमें नीचा गिराने वाली दहेज प्रथा की निंदा करने वाला जोरदार जनमत तैयार करना चाहिए। जो युवक इस तरह के पाप के पैसे से अपने हाथ गंदे करे, उन्हें समाज से बाहर कर देना चाहिए। देखिए, इनफॉर्मल मीन्स की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि कानून से इसको रोक दे। वे कह रहे हैं कि एक ऐसा जनमानस तैयार करना चाहिए, एक ऐसा लोकमानस तैयार करना चाहिए जो कि दहेज प्रथा के विरोध में खड़ा हो, सक्रिय रूप से इसका विरोध करे और इस प्रथा को हटाने में अपनी भूमिका अदा करे। और वे यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा युवक जो दहेज से अपने हाथ गंदे करे, उसे समाज के बाहर कर देना चाहिए। आप शब्दों की तीव्रता पे जाइए कि वे किस सीमा तक जाकर इसका विरोध करने का मत प्रकट कर रहे हैं। लड़कियों के माँ बाप को अंग्रेजी डिग्री वालों का मोह छोड़ देना चाहिए और बहादुर नौजवान ढूंढने के लिए अपने से छोटी जातियों और प्रांतों से बाहर निकलने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर इस बुराई को जड़ से मिटाना है तो लड़के और लड़कियों के माता पिता को जाति का बंधन तोड़ना होगा, विवाह की उम्र बढ़ानी होगी और यदि आवश्यक हो तो लड़कियों को कुंवारी रहने का साहस भी दिखाना होगा। गांधी जी का प्रस्तुत कथन दहेज प्रथा के उन्मूलन की आवश्यकता की महत्ता को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है और साथ ही दहेज प्रथा के समाप्ति के संभावित उपायों की ओर भी संकेत करता है। गांधी जी की बात हम कर रहे थे, वही बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि गांधी जी ने कहा कि जो एक हमारी टेंडेंसी है कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा युवक
सरकारी उच्च पद स्थापित युवक से हम शादी करें, यह मोह हमको छोड़ना चाहिए। हमको ऐसे नौजवानों को ढूंढना चाहिए जिनको उन्होंने बहादुर नौजवान कहा है, जो अपने से छोटी जातियों के साथ के सदस्यों के साथ, यानी अंतर्जातीय विवाह, और वह भी छोटी जाति के सदस्य के साथ, और प्रांत के बाहर, राजस्थान है तो राजस्थान के बाहर भी ये काम किया जा सकता है। इससे बाहर निकलना होगा। हमको विवाह संबंध स्थापित करते समय केवल यहीं तक अपने को सीमित नहीं रखना होगा। फिर वे कहते हैं कि अगर दहेज प्रथा को रोकना है तो विवाह की जो उम्र है वह उम्र हमें बढ़ानी होगी, जाति का बंधन हमको तोड़ना होगा, और यहाँ तक कहते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो वो लड़की ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाए तो इसकी भी चिंता हमको नहीं करना चाहिए। तो ये उन अनौपचारिक साधनों की बात है जिनको समाज सुधारकों ने, बड़े बड़े नाम हैं, राजा राममोहन राय, टैगोर, दयानंद सरस्वती और गांधी जी ने तो बहुत ही विस्तार से कहा, और कहा कि ये बहुत ही निचले स्तर की परंपरा है, प्रथा है, जिसको हमको तोड़ना ही होगा। और अपनी बात में उन्होंने संभावित सुझाव भी दिए हैं। यह भी कहा है कि किस प्रकार से इसको तोड़ा जा सकता है। कहते हैं जातिगत बंधनों से बाहर आए, यानी एक जाति का सदस्य दूसरे जाति के सदस्य में विवाह कर सके, अंतर्जातीय विवाह की परंपरा को स्वीकार किया जाए। न केवल जाति, प्रांतों से बाहर निकले, केवल हमारे प्रांत तक ही हम वैवाहिक संबंध को के बारे में सोचें, हमको ऐसा नहीं करें, हमको इसके बाहर निकलना चाहिए। फिर यह कहते हैं कि ऐसा एक लोकमत तैयार करना चाहिए, जनमत तैयार करना चाहिए, जो कि इनका विरोध कर सके। यह प्रयास केवल अनौपचारिक प्रयास हो सकते हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जातिगत बंधन कमज़ोर पड़ चुके हैं, प्रांतीय बंधन कमज़ोर पड़ चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है, जो कि आज तक नहीं हो पाया है, कि दहेज प्रथा के विरोध में एक प्रबल जनमानस तैयार हो, एक प्रबल लोकमत तैयार हो। वही इसमें बहुत अधिक प्रभावकारी हो सकता है।